जयपुर नाम के उस छोटे से गांव में उस रात अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी खामोशी को चीरते हुए रातों रात एक बड़ी इच्छाधारी नागिन गांव के अंदर घुस रही थी। उसकी आंखों में आग थी, गुस्सा ऐसा कि हर कदम के साथ जमीन जैसे कांप रही थी। एक जादुई रोशनी के साथ उसने अपना रूप बदला। पलक झपकते ही वह डरावनी नागिन एक बेहद खूबसूरत और जवान औरत के रूप में आ गई। वह दौड़कर एक घर की छत पर जा खड़ी हुई और अपनी कड़कती हुई आवाज में पूरे गांव को ललकारा। जयपुर के वासियों, बहुत चैन की नींद सो रहे हो ना। तुमने मेरी हस्ती उजाड़ दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद यहाँ सुकून से सपने देख रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अपनी बात खत्म करते ही उसने गुस्से में जोर से पांव पटका और बिजली की फुर्ती से एक घर के अंदर दाखिल हो गई। वहां कमरे के अंदर एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। नागिन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। वह धीरे से उसके बिस्तर के पास पहुंची और पल भर में अपने असली नागिन रूप में आ गई। उसने आदमी की गर्दन पर अपने जहरीले दांत से ढंस दिए। वह आदमी चीख भी नहीं पाया और बिस्तर पर ही तड़प कर मर गया। नागिन रुकी नहीं, उसका बदला अभी अधूरा था। वह अगले घर में घुसी जहां एक जवान लड़का सो रहा था। नागिन ने फिर से अपना रूप धरा और उसे भी अपना निशाना बनाया। प्रतिशोध की आग में जलती वह नागिन एक के बाद एक घरों में घुसती रही। जिसे भी वह सोता हुआ पाती उसे अपने जहरीले डंक से मौत की नींद सुला देती। देखते ही देखते जयपुर गांव के 4-5 लोग उस नागिन के गुस्से की भेंट चढ़ गए। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने जयपुर की जमीन को छुआ, गांव की रौनक पल भर में एक रूह कंपा देने वाले सन्नाटे में बदल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो चीख पुकार मच गई। नागिन के शिकार हुए लोगों की नीली पड़ चुकी लाशें देखकर हर कोई गहरे सदमे में था। रातों रात हुई इन मौतों ने सबको हिलाकर रख दिया था। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोगों ने इसे महज एक इत्तेफाक या कोई अचानक फैली बीमारी का नाम देकर खुद को तसल्ली दी और भारी मन से उस दिन को टाल दिया। लेकिन असली दहशत तो अभी बाकी थी। जब दूसरा दिन आया तो पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौत का तांडव थमा नहीं था, बल्कि और भयानक हो गया था। उस रात भी उस इंतकामी नागिन ने किसी को नहीं बख्शा। अब जयपुर में डर का ऐसा माहौल छा गया कि लोग साए से भी डरने लगे। बढ़ती हुई लाशों के ढेर देखकर गांव वालों का सब्र टूट गया। बदहवास होकर सब के सब जयपुर के सरपंच के पास जा पहुंचे। सरपंच साहब, गजब हो गया। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है या किसी ने काला जादू कर दिया है। कल से अब तक रातों रात 11 लोग मारे जा चुके हैं। सरपंच साहब, उन बदकिस्मतों में मेरा जवान बेटा भी शामिल था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस गांव में चिराग जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। आप ही कुछ कीजिए सरपंच साहब, वरना हम सब मारे जाएंगे। शहर से आए डॉक्टर ने लाशें देखकर कहा है कि ये मौतें किसी मामूली बीमारी से नहीं, बल्कि किसी बेहद जहरीले नाग के काटने से हुई हैं। बचा लीजिए हमें। ये सब सुनकर सरपंच के माथे पर पसीना आ गया। वह खुद अंदर से बुरी तरह सहमा हुआ था, लेकिन अपनी लाचारी छुपाते हुए, देखिए गांव वालों, ये मामला वाकई बहुत पेचीदा और डरावना है, पर आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश या कोई और बला है। मैं इसका पता लगाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। सरपंच ने हिम्मत दिखाकर लोगों को कह तो दिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वह उस अदृश्य मौत से अपने गांव को कैसे बचाएगा, जो हर रात चुपके से आती और लाशें बिछाकर चली जाती थी। सरपंच की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह बदहवास हालत में गांव के किनारे बनी एक जंगल की तरफ दौड़ा, जहां सिद्ध ज्ञानी बाबा थूंग थूंग का डेरा था। बाबा तंत्र विद्या और गुप्त शक्तियों के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। बाबा थूंग थूंग ने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में बोले, बालक, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत के घेरे में हो। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। बताओ बच्चा, क्या परेशानी है? मेरे पास हर मर्ज की दवा और हर समस्या का समाधान है। सरपंच फूट फूट कर रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं क्या बताऊं, मेरा पूरा जयपुर गांव शमशान बनता जा रहा है। रातों रात लोग मर रहे हैं। शहर के डॉक्टर कह रहे हैं कि ये किसी नागिन का जहर है। मुझे भी पक्का यकीन है कि ये किसी नागिन का ही कहर है। बाबा, कुछ कीजिए। अगर ऐसे ही मौतें होती रहीं तो अगली बार मैं सरपंच तो क्या, इस गांव का नागरिक कहलाने लायक भी नहीं बचूंगा। मेरी लाज बचा लीजिए। बाबा थूंग थूंग कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर गंभीर स्वर में बोले, बालक, तुम्हारे गांव पर जो संकट मंडरा रहा है वो बहुत गहरा है।
ये कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का काम है। वो किसी पुराने इंतकाम की आग में जल रही है और तुम्हारे गांव वालों से उसका कोई गहरा हिसाब बाकी है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है, पर घबराओ मत, मैं इस रहस्य की जड़ तक जाकर रहूंगा। जाकर रहूंगा। अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण जयपुर की गलियों में पड़ी, बाबा थूंग थूंग मैदान में उतर आए। उनके हाथ में एक प्राचीन जादुई बांसुरी थी। उन्होंने उस बांसुरी को अपने होठों से लगाया और एक अजीब सम्मोहक धुन बजानी शुरू कर दी। वह धुन पूरे गांव के सन्नाटे को चीर रही थी, मानो किसी को पाताल से खींचकर बाहर बुला रही हो। बाबा गलियों में घूम घूम कर बांसुरी बजा रहे थे ताकि उस नागिन को उकसाकर सामने लाया जा सके। जैसे ही बाबा एक पुराने खंडहर नुमा घर के पास पहुंचे, अचानक हवा का रुख बदल गया। नागिन बाबा के ठीक सामने प्रकट हो गई। पल भर में उसने अपना डरावना नागिन रूप त्यागा। वह बाबा की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाई, ऐ ढोंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस बीन की धुन से बुलाने की? क्या तू अपनी मौत को दावत दे रहा है? बंद कर इसे, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि तू 7 जन्मों तक अपनी रूह का तड़पना नहीं भूल पाएगा। हट जा मेरे रास्ते से। बाबा थुंग थुंग ने बड़े ही शांत तरीके से भारी आवाज में ललकारते हुए पूछा, ऐ नागिन, रुक, पहले ये बता कि तू इन बेकसूर लोगों का खून क्यों बहा रही है? इस जयपुर गांव ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अपनी नफरत की असली वजह बता, वरना मेरी ये बीन तुझे अभी इसी वक्त भस्म कर देगी। नागिन की आंखों में नफरत के साथ साथ दर्द के आंसू छलक आए। वह गुस्से में चीख कर बोली, बेकसूर? बाबा, यहाँ कोई बेकसूर नहीं है। सुनिए, उस दिन मैं और मेरा नन्हा बच्ची सड़क पार करके जंगल जा रहे थे। मेरा बच्चा अभी ठीक से दुनिया देख भी नहीं पाया था कि तभी काल बनकर एक पीली जीप आई। उस ड्राइवर ने ना ब्रेक मारा ना रफ्तार कम की। वो पत्थर दिल इंसान मेरी जान के टुकड़े को कुचलता हुआ निकल गया। मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा तड़प रहा था। उसके शरीर के 2 हिस्से हो गए थे। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और मैं बेबस थी। मैं दौड़कर इस जयपुर गांव में आई। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने खिड़की तक नहीं खोली। आखिर में एक आदमी बाहर आया। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, भाई साहब, मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज उसे अस्पताल पहुंचा दो। पर जानते हैं उसने क्या कहा? उसने झिड़कते हुए बोला, अबे ओ अजीब सी औरत, हट यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। बाबा, उस रात इंसानियत मर गई थी। मेरी बेटी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसी पल मैंने कसम खाई थी कि उस पीली जीप वाले को और इस पूरे गांव को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। लेकिन अगर वो पीली जीप वाला मुझे मिल जाए तो मैं इस गांव को छोड़ दूंगी। बाबा थूंग थूंग का कलेजा कांप उठा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सच जानकर चौंक गए। उन्होंने कहा, नागिन, तेरा दुख बड़ा है। मुझे पता है वो पीली जीप किसकी है। पूरे इलाके में वो जीप सिर्फ एक ही शख्स के पास है, राइस स्टार। मैं तुझे उसका पता बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस गुनहगार को सजा देने के बाद तू इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देगी और किसी बेगुनाह को हाथ नहीं लगाएगी। नागिन ने अपनी जलती आंखों से वादा किया। मंजूर है, बस मुझे उसका दिल तक पहुंचा दो। अगले दिन शहर के एक बेहद आलीशान बंगले के सामने एक बला की खूबसूरत लड़की खड़ी थी। नागिन ने अपनी मायावी शक्ति से खुद को इतना हसीन बना लिया था कि कोई भी उसे देखकर सुध बुध खो दे। उसने बंगले की डोरबेल बजाई। कुछ ही देर में राइस स्टार सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, वह मानो जम सा गया। नागिन ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, राइस स्टार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी बॉडी, मैं काफी समय से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। आई लव यू। राइस स्टार की आंखों में तुरंत हवस की चमक आ गई। उसने नागिन को ऊपर से नीचे तक निहारा और मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू टू सुंदरी। तुम जैसी अप्सरा को कौन मना करेगा? मैं तो खुद ऐसी ही लड़कियों की तलाश में रहता हूं और आज तो शिकार खुद चलकर आया है। आओ, आज की रात यादगार बनाते हैं। राइस स्टार उसे लेकर ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। कमरे में पहुंचते ही राइस स्टार बेड पर बैठ गया और नागिन की तरफ गंदे इशारे करने लगा। उसे लगा कि उसने एक और जीत हासिल कर ली है। उसने नागिन को बाहों में भरने के लिए पास बुलाया।
जैसे ही नागिन उसके करीब आई और फिर पलक झपकते ही उसने अपना असली रूप लिया और एक विशाल नागिन बनकर रायस्टार के बदन को अपनी पूरी ताकत से जकड़ लिया। रायस्टार गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन नागिन ने अपनी पकड़ तब तक ढीली नहीं की जब तक रायस्टार की हड्डियों के टूटने की आवाज नहीं आई और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गईं। मां का बदला पूरा हुआ